हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 7 जिसका कि टाइटल है लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है, जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, उसके जो बेसिक फैक्टर्स, उसके लाइफलाइंस, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। We use different materials and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surroundings, while other requirements are met by bringing things from other places. यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम अपने जो जीवन है उसमें जो प्रतिदिन है उसमें बहुत सारी सामग्रियों का, बहुत सारे मटेरियल्स का और बहुत सारी सेवाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनमें कुछ क्या होता है हमारे आसपास ही उपलब्ध होती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ खाने की चीज़ें हैं, वो आपके आसपास ही उगाई जा रही हैं, वहीं से आप खरीद ले रहे हो। ठीक है, या फिर वहीं से बाज़ार में आ जा रही है, वहाँ से आप खरीद ले रहे हो। जबकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूर स्थान से ले आकर उसकी जो ज़रूरतें जो होती हैं उसको पूरी की जाती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई locals to demand locals on their need for transport. Some people are engaged in facilitating these movements. These are known to be traders who make the products known to the consumers by transportation. Okay. यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वस्तुएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, वो अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती हैं। ठीक है, वो जो वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं वो जहाँ पे मांग स्थल है और जहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जो उसका आपूर्ति स्थल है, वहाँ पर अपने आप नहीं पहुँचती हैं, बल्कि उसके ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विसेज उसकी आवश्यकता पड़ती है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाते थे उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रेडर्स कहा जाता है, यानी कि व्यापारी कहा जाता है। दस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द मूवमेंट ओवर स्पेस। देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड आर प्री रिक्विजिट्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट। इसलिए एक देश के विकास की गति कैसे मापी जाएगी? वहाँ पे ये देखा जाएगा कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, मतलब कि उत्पादन कितना हो रहा है, और साथ ही साथ उसे एक स्थान पर दूसरे स्थान तक पहुँचाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, और जा रहा है तो किस स्तर तक पहुँचाया जा रहा है। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि जो परिवहन है वो क्या है, बहुत ही एक प्री रिक्विजिट है। किसी भी कंट्री में अगर डेवलपमेंट, विकास फास्ट पेस पे करना है तो वहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए। एक जगह से दूसरे जगह पे गुड्स और सर्विसेज को पहुँचने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये कह रहा है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ, दैट इज लैंड, वाटर, एयर। ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये आप लोग को पता ही होगा कि जो गुड्स और सर्विसेज है उसको ले जाना पृथ्वी के ऊपर 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जा सकता है। पानी हो गया, जल हो गया, और धरती जो मिट्टी जो लैंड एरिया है वो हो गया। ठीक है, और इसी के आधार पर जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन है उसको डिवाइड करते हैं एज अ लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ये काफ़ी है याद रखने के लिए। ऊपर के जितने पैराग्राफ्स में जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, For a long time, trade and transport were restricted to a limited space. With the development in science and technology, the area of influence of trade and transport expanded far and wide. बहुत समय तक व्यापार और जो परिवहन था, ट्रांसपोर्टेशन था, उसकी सुविधा क्या थी? एक सीमित क्षेत्र तक ही थी। ठीक है, सीमित क्षेत्र तक ही किया जा सकता था ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन विज्ञान, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी में जो विकास हुआ, उसके साथ साथ व्यापार और जो परिवहन है उसका उस पर भी उसका प्रभाव पड़ा, साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास का, और इससे क्या हुआ? वृद्धि हुई इसमें। Today, the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast-moving transport. Transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system. Therefore, transport, communication and trade are complementary to each other. सक्षम और तीव्र गति वाले जो परिवहन है, जो ट्रांसपोर्ट से आज क्या है, पूरा विश्व एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। मतलब गांव में, आप गांव से तुलना क्यों की गई? क्योंकि आप समझते हैं गांव में लोग आपस में शेयर चीज़ें किया करते थे। ठीक है, बहुत ही आसानी से शेयर किया करते थे, इसलिए यहाँ पे एक बड़े गांव से तुलना की गई है। परिवहन का यह विकास संचार जो साधन है उसके विकास की सहायता से ही संभव हो सका है।
तो मतलब कि एक तरह से आप देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम्युनिकेशन पे एक तरह से इंटर रिलेटेड है, और इसीलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है और ट्रेड है वो एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, मतलब कि कम्प्लीमेंट्री हैं ईच अदर। क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए, हमें ट्रेड करना है तो ट्रेड मतलब एक सामान को एक सामान को दूसरे स्थान पर ले जाना होगा, ठीक है, तभी हम वहाँ पे व्यापार कर पाएंगे। तो वहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा तभी तो भाई ट्रांसपोर्टेशन होगा। जब वहाँ से सामान की मांग आएगी, सामान की मांग आ रही है कैसे पता चलेगा, कम्युनिकेशन से, तभी तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सुविधा पहुँचाई जाएगी। तो ये क्या है, तीनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक हैं। Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity, and linguistic and socio-cultural plurality. Railways, airways, waterways, newspapers, radio, television, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मैं बताती हूँ कि जो हमारा आज का भारत है वो बहुत ही बड़े विशाल आकार का है। ये सब आप लोग जानते हैं, बहुत विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक कल्चर डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बावजूद भी जो हमारा विश्व है, जो संसार है, उसमें सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। रेल हो गया, वायु, और जो हमारा वाटर वेज हो गया, जल परिवहन, फिर हो गया रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं, ठीक है। The trade from local to international levels have added to the vitality of its economy. So स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को क्या है, एक तरह से जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है और हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा आरामदायक भी बनाया है, सुविधाओं को मतलब सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए। In this chapter, you will see how modern means of transport and communication serve as lifelines of our nation and its modern economy. It is thus evident that a dense, efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today. So, इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो मॉडर्न जो हमारा संचार है, जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन है, इसके जो साधन है हमारे देश और इसकी आधुनिक जो हमारी इकोनॉमी है उसको किस तरह से ये संचालित करते हैं। और इसीलिए ये स्पष्ट है कि सघन और सक्षम परिवहन का जाल और संचार के साधन आज पूरे विश्व, राष्ट्र और स्थानीय व्यापार हेतु क्या है, पूर्व अपेक्षित है, यानी कि प्री रिक्विजिट हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। तो सबसे पहले हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। यहाँ पे जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग आगे जाके इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रोडवेज के बारे में, मतलब कि जो रोड मतलब कि जो स्थल परिवहन है उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू अबाउट 62.16 लाख किलोमीटर। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला, यानी कि रोडवेज सबसे ज़्यादा यहाँ पे रोडवेज आपको देखने को मिलेंगे। पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर आता है भारत। ये सड़क जाल लगभग कितना है, 62.16 लाख किलोमीटर है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप अभी गूगल करेंगे और आप पता करेंगे और आपको बताना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन आता है रोडवेज में, ठीक है। भारत में जो रोडवेज़ हैं या रेलवेज़ हैं, भारत में जो रोडवेज़ हैं वो क्या है, रेलवेज से पहले शुरू हुए। They still have an edge over railways in view of the ease with which they can be built and maintained. The growing importance of road transport vis-a-vis rail transport is rooted in the following reasons. Construction cost of road is much lower than that of railway lines. Roads can traverse comparatively more dissected and undulating topography. Roads can negotiate higher gradients of slope and such as can traverse mountains such as Himalayas. Road transport is economical इन ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं इतना ज़्यादा बता दूँगी तो फिर उसको मतलब हिंदी करके समझाने में भी प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग नोट करिए कि ये पॉइंट्स एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन की तरह से आ सकते हैं कि किस तरह से रेलवेज़ और के मुकाबले रोडवेज़ ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो उसमें आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, और ये पॉइंट्स आमतौर पर आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में जो हमारा रोडवेज़ है उसका रेलवेज से पहले शुरुआत हुआ। निर्माण और व्यवस्था में जो हमारा रोडवेज़ है वो रेलवेज़ की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है, और उसी कैसे सुविधाजनक है वही इस पॉइंट्स में बताया गया, यही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़क के निर्माण में जो लागत लगती है, जो मेंटेनेंस लगता है उसको मेंटेन करने में, वो बहुत ही कम है, ठीक है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ और विच्छिन्न जो मतलब कि जो टोपोग्राफी
मान लीजिए माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पर सड़कें रेलवे लाइन के मुकाबले आसानी से बनाई जा सकती हैं। सो अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। और अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए क्या है, सड़क ज़्यादा मतलब इफ़िशिएंट है। और ये घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी इसमें क्या है, कम है। अपेक्षाकृत, ठीक है, मतलब अपेक्षाकृत मतलब रेलवेज़ के कंपैरिजन में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो रोडवेज़ है वो अदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी काम करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन वायु और समुद्री पत्तनों को जोड़ती हैं। मतलब आपको मान लीजिए आपको एयरवेज़ का इस्तेमाल करना है तो आपको एयरपोर्ट तक जाना है, एयरपोर्ट तक आप कैसे जाइएगा, रोडवेज़ के थ्रू ही जाइएगा। तो ये एक तरह से सारे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को जोड़ती है। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। तो भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर उन्हें जो नीचे 6 कुछ वर्ग हैं उसमें वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग में के मानचित्र देखें और इन सड़कों की महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो आपको बतानी है। कमेंट सेक्शन में आप ये करिए, नहीं भी करिएगा तो कम से कम खुद से एक्टिविटी करिए आप, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है तो ये आपको पता ही होना चाहिए। सो भारत सरकार ने क्या किया कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली जो 6 लेन वाली जो हाईवेज थी, मेजर रोड डेवलपमेंट, जो महाराजमार्गों की सड़क परियोजना क्या प्रारंभ की। तो ये परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। पहला तो है उत्तर दक्षिण गलियारा मतलब कि कॉरिडोर, जिसमें कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ा जाएगा। और दूसरा जो है वो है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, जिसमें कि सिलचर जो कि असम में है और पोरबंदर गुजरात, इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटीज़, जो भारत की जो मेगा सिटीज़ हैं उसके मध्य की जो दूरी है और जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है उसको कम करना है, टाइम और डिस्टेंस को कम करना है। दीज हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द NHAI। सो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में ये सब है, ये आपको याद रखना है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। नेशनल हाईवेज फिर आते हैं। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स और नंबर। सो नेशनल हाईवेज यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश के जो दूरस्थ भाग होते हैं उसको जोड़ते हैं देश के। ये क्या होता है, प्राथमिक सड़क तंत्र है और अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं, ठीक है। स्टेट हाईवेज फिर होते हैं, मतलब कि राज्य राजमार्ग। रोड्स लिंकिंग स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। सो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्टेट हाईवेज कहा जाता है। सो यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे का। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद, सो ये एक तरह से आप देख रहे हैं कि एरिया के बेसिस पे रोड्स को क्लासिफाई किया गया। तो ये सड़कें क्या होती हैं, जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। अदर रोड्स, रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। दीज रोड्स रिसीव स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक टू अ मेजर टाउन इन द कंट्री बाई एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड। उसके बाद आता है बॉर्डर रोड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। सो बात करते हैं अगर हम लोग अन्य सड़कें, तो वो आप लोग खुद से पढ़ के समझ ही लेंगे। उसमें रूरल एरियाज़ में कुछ गाँवों को शहरों से जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई जाती हैं वो अदर रोड्स में आती हैं। उसके बाद आती हैं बॉर्डर रोड्स, ठीक है। तो ये ऐसी जो सड़कें जो होती हैं वो ऊपर की जो सड़कें हमने पढ़ी हैं उसके अलावा भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन जो सीमा सड़क है यानी कि जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, देश के जो सीमांत क्षेत्र है मतलब कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसमें सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है। ये संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य क्या था, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। और इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में क्या हुआ, जाना आसान हुआ हमारे लिए और इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायता हुई इन सड़कों को बनाने से। सो यहाँ पे एक नेशनल हाईवेज़ का पूरा ही चार्ट दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है, यहाँ पे इसको एक बार अच्छे से देखना है। सो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आप लोग देख सकते हैं, येलो वाला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है और ये आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सब इसमें अच्छे से बताया गया है। इसको एक बार अच्छे से देख लेना है ताकि एक पिक्चर बैठ जाए माइंड में। बाय द वे चैप्टर कितना बड़ा है, इट्स क्वाइट लार्ज, तो हम लोग अपनी गति को थोड़ा और बढ़ाएंगे। ओके,
सो यहाँ पे एक डू यू नो दिया गया है, डू यू नो नहीं छोड़ सकते हम लोग। तो यहाँ पे बताया गया है कि द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल हैज़ बीन बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जिसका कि नाम है क्या है, अटल टनल, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखना है, सीमा सड़क संगठन द्वारा यानी कि बॉर्डर रोड्स मैनेज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई है। ये सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। ठीक है, पहले ये घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी और बंद हो जाती थी। ये सुरंग हिमालय की पीर पंजल पर्वतमाला की में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है, याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे रेलवेज़ की। So railways are the principal mode of transportation for freight and passengers in India. Railways also make it possible for people to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over long distances. Apart from an important means of transport, the Indian railways have been a great integrating force for more than 150 years. Railways in India bind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. So railways की बात करें तो भारत में रेलवेज़ का इस्तेमाल आप लोग समझ रहे होंगे, ब्रिटिशर्स, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही हो रहा है। सो रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का क्या है, बहुत प्रमुख साधन है। जब भी हमें दूरी कहीं जाना होता है तो हम रोडवेज से ज़्यादा यही सोचते हैं कि भाई ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है, कम पैसे में पहुंच जाएंगे, हम लोग यही सोचते हैं। ठीक है, सो एक तरह से ये, और जिसको कहीं मान लीजिए कोई बड़े शहर में रोज़ आना जाना करना है तो वो रोडवेज़ की जगह ट्रेन का ही इस्तेमाल करता है, रेलवेज़ का ही इस्तेमाल करता है। सो यहाँ पर यही सब चीज़ें बताई गई हैं। इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। सो ये बात बहुत ही एकदम याद रखनी है कि भारतीय रेल परिवहन क्या है, देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853 कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। ये याद रखना है, देश की पहली रेलगाड़ी 1953 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। द इंडियन रेलवेज इज नाउ रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 17 जोन। सो भारत रेल परिवहन को 17 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। अच्छा, इधर का पैराग्राफ छूट गया, यहाँ पे रोड्स वाला। अच्छा, इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। The distribution pattern of the railway network in the country has been largely influenced by physiographic, economic, and administrative factors. The northern plains, with their vast level land, high population density, and rich agricultural resources, provided the most favorable condition for their growth. So यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो देश में रेलवेज है, जो रेल परिवहन है, उसके वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, उसमें एक बहुत ही बड़ा कारक है वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स कैसे हैं। सो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे एक तो आपको बहुत ही समतल ज़मीन मिला, वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व भी बहुत अच्छा था, वहाँ पे कृषि भी संपन्न थी, प्रचुर संसाधन भी थे, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा था। इस वजह से रेलवेज़ का यहाँ पे विस्तार बहुत अच्छे से हो पाया गया है। वहीं पे अगर आप थोड़ा मॉन्टेनियस एरियाज़ देखिएगा या फिर ऐसे एरियाज़ देखिएगा जहाँ पे लोग बहुत कम हैं, वहाँ पे रेलवेज़ को पहुंचने में बहुत टाइम लगा, या ऐसे अभी भी कई जगह हैं जहाँ पे रेलवेज़ नहीं पहुंच पाए। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं रेलवेज़ के स्प्रेड होने पे। कौन से फैक्टर्स अभी मैंने बताया, जैसे कि फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स कुछ, ठीक है, यही इसमें बताया गया है। और मतलब वैसी जो जगहें होती हैं, माउंटेनियस जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे रेलवे लाइंस बनाने में और उनको मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स भी हैं। मान लीजिए बना दिया, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे भूस्खलन हो जाता है, तो उसकी वजह से रेलवे लाइंस बंद हो जाएंगी, फिर उसको मेंटेन करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम लोग उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ऐसी ही अलग अलग स्टेट्स का एग्जांपल देके बताया गया है कि किस तरह से रेलवे लाइंस हर जगह बिल्ड करना डिफ़िकल्ट है। तो वो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं उतना रीड करूँगी फिर उसी को हिंदी में बताऊँगी तो ये अननेसेसरी वीडियो को खींचना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से। टुडे द रेलवेज हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर। सो आज जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है उसमें परिवहन के जो अन्य सभी साधन हैं उसकी अपेक्षा क्या है, रेलवेज प्रमुख हो गया है। However, rail transport suffers from certain problems as well. Many passengers travel without tickets, thefts and damaging of railways. So यहाँ पे रेलवेज़ की कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताया गया, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बिल्कुल एकदम अच्छे से इसको पॉइंट्स में याद कर लेना है। सो फिर भी कहा जा सकता है कि रेलवेज़ जो है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत सारे यात्री क्या होते हैं, बिना टिकट के यात्रा करते हैं। रेल की संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। ज़रा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं, आप ये सोचिए और बताइए। क्योंकि अभी जो रेलवेज़ है
उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आज के टाइम में रेलवेज़ एक तरह से घाटे में भी चल रही है, प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं और कुछ छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स, बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताए हुए हैं। आप उसके बारे में और सोचिए और बताइए कि कैसे हम लोग ये रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में मदद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पाइपलाइंस की। Pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of India. In the past, they were used to transport water to cities and industries. Now, these are used for transporting crude oil, petroleum products, and natural gas from oil and natural gas fields to refineries, fertilizer factories, and big thermal power plants. Solids can also be transported through a pipeline when converted into slurry. The far inland locations of refineries like Barauni, Mathura, Panipat, and gas-based fertilizer plants could be thought of only because of pipelines. Initial cost of laying pipelines is high, but subsequent running costs are minimal. It rules our transshipment losses और delays. So अब हम लोग बात करेंगे पाइपलाइंस की। भारत के जो परिवहन मानचित्र है उस पर पाइपलाइन क्या है, एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें पानी पहुंचाने के लिए किया जाता था, लेकिन आज इसका प्रयोग क्रूड ऑयल या कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और तेल से प्राप्त जो नेचुरल गैसेज होती हैं उन सबको पहुंचाने के लिए, गैस जो शोधनशालाएँ होती हैं, उर्वरक जो फर्टिलाइज़र की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए अब इसका प्रयोग पाइपलाइन का किया जाता है। ठोस पदार्थों को भी तरल अवस्था यानी कि स्लरी में परिवर्तित करके पाइपलाइन द्वारा ले जाया जा सकता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित जो शोधनशालाएँ जैसे कि बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित जो उर्वरक कारखाने हैं की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने के लिए शुरू में तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर बाद में इसको चलाने की बात की जाए तो इसकी लागत क्या है, बहुत ही कम है और काफ़ी अच्छे से ये चल पाता है। और जो वाहनांतरण देरी होती है या फिर हानियाँ जो होती हैं इसमें लगभग नहीं के बराबर, क्योंकि पाइपलाइन अंदर ही अंदर बिछाया जाता है, ऊपर से कोई फैक्टर नहीं है, इसमें ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं आता है। There are 3 important networks of pipeline transportation in the country. 3 important networks क्या क्या हैं? देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं, याद रखना है। फ्रॉम ऑयल फील्ड टू अपर आसाम टू कानपुर विया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया। ये क्या है ना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। दूसरा क्या है, फ्रॉम सलायन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, द फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक मुंबई हाई एंड बेसिन गैस फील्ड्स विद वेरियस फर्टिलाइजर्स पावर इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस। ये इसको तीनों को रट लेना है, समझ गए, रट लेना है। वाटरवेज की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन समझ रहे हैं। अगले पेज में एक आपको वो मैप देखने को मिलेगा, अगले ही पेज में ना, हाँ, यहाँ पे रेलवेज़ का एक बहुत ही अच्छा सा मानचित्र कह सकते हैं, मैप दिखाया गया है जिसमें रेलवे नेटवर्क के बारे में अच्छे से किया। एक बार इस पर भी नज़र घुमा लेनी है। वाटरवेज की बात करते हैं। सिंस द एंशियंट पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्रीज। इट्स सी मेन सेल्ड फार एंड नियर दस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर। Waterways are the cheapest means of transport. They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. It is a fuel efficient and environment friendly mode of transport. India has inland navigation waterways of 500 km in length. Out of this, 5,685 are navigable by mechanized vessels. The following waterways have been declared as the national waterways by the government. यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुत पुराने समय से ही जो भारत के लोग हैं वो जल परिवहन का इस्तेमाल करते आए हैं, समुद्री यात्राएं करते आए हैं, क्योंकि आपको भी पता है क्या है, इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है लोग वाटरवेज का इस्तेमाल बहुत पहले से ही करते होंगे। सबसे जो सस्ता साधन ट्रांसपोर्ट का है वो क्या है, जल परिवहन है। और यहाँ इसका उपयोग किया जाता है, बहुत जो भारी भारी सामान होते हैं उसको ढोने में इसका उपयोग किया जाता है। ये परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम और क्या है, पर्यावरण के अनुकूल भी है। भारत में अंतःस्थलीय जो मतलब कि भारत के अंदर जो रिवर्स होती हैं उसमें भी नेविगेशन होता है, तो वो जो वो कितना है, 14,500 किलोमीटर लंबा है। और इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा मतलब वहाँ पे नौकाएं चल सकती हैं, नेविगेबल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल मार्गों के बारे में भी बताया गया। अब ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसको याद कर लेना है। गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद और हल्दिया, ब्रह्मपुत्रा रिवर, फिर वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ रिवर ब्राह्मणी अलॉन्ग विथ मताई रिवर। There are some other inland waterways on which substantial transportation takes place. These are Mandavi, Juari and Kumbarjua, Sundarbans, Barak and backwaters of Kerala. कुछ
कुछ अन्य जो अंतर जनमार्ग इनलैंड वाटरवेज हैं जिन पर कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें से ये हैं कुछ एग्जांपल्स: मांडवी, जुआरी, कंबरजुआ, सुंदरबंस, बारक, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियाज ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरिड फ्रॉम द पोर्ट्स लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट। 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम, समझ रहे हैं, 95% जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, जो वो क्या होता है, समुद्रों द्वारा ही होता है। अगर हम लोग देखें इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। सो मेजर सी पोर्ट्स यहाँ पे आप लोग को दिए हुए हैं विथ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। जो हमारी कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर। इंडिया इज डॉटेड विथ 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स। सो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 कुछ ऐसे मध्यम और छोटे पोर्ट्स हैं। ये जो मेजर पोर्ट्स हैं, देश का 95% विदेशी व्यापार यहीं से होता है, जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं। सो कांडला इन कच्छ वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। सो कांडला पोर्ट मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ हमारे देश को, उसके पश्चात ही कच्छ में कांडला पोर्ट पहले पोर्ट के रूप में विकसित किया गया, क्योंकि देश का जब विभाजन हुआ तो कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास चला गया और मुंबई पोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा लोड बढ़ने लगा। सो इस वजह से उसके लोड को कम करने के लिए कांडला पोर्ट का निर्माण किया गया। Kandla, also known as the Deen Dayal Port, is a tidal port. It caters to the convenient handling of exports and imports of highly productive granary and industrial belt in stretching across the UT of Jammu Kashmir and the states of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. So कांडला, जिसे दीन दयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक क्या है, ज्वारीय पतन है, मतलब कि टाइडल पोर्ट है। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के जो औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को क्या करता है, संचालित करता है। मुंबई पोर्ट है, इसके बाद मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद स्पेसियस नेचुरल एंड वेल सेटल्ड हार्बर। सो मुंबई क्या है, वृहत्तम पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है, जिसका प्राकृतिक, खुले और विस्तृत और सुचारू पोताश्रय हैं, मतलब कि नेचुरल हार्बर से इसके वेल सेटल्ड है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लान्ड विद अ व्यू टू डीकॉन्गेस्ट द मुंबई पोर्ट एंड सर्व एज अ हब पोर्ट फॉर दिस रीजन। यहाँ पे कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कुछ और पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो इसको आप लोग याद रखना है। मैं और देख लेती हूँ कुछ और इसमें ऐसा बताने जैसा हो तो बता देंगे। सो उसके बाद चेन्नई की बात की गई है, विशाखापट्टनम की बात की गई है, पैरादीप पोर्ट की बात की गई जो कि उड़ीसा में है, कोलकाता इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, याद रखना है। उसके बाद हल्दिया पोर्ट है, जो कि कोलकाता पोर्ट पे जब प्रेशर बढ़ने लगा तो उसको कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया। अब हम बात करते हैं एयरवेज की। एयरवेज टुडे इज़ द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, ड्रेरी डेजर्ट्स, dense forest and also long oceanic stretches with great ease. Think of northeastern part of the country marked with the presence of big rivers, dissected relief, dense forest and frequent floods and international frontiers etc. In the absence of air transport, air travel has made access easier. So ये तो आप में से कितने लोग प्लेन की सवारी किए हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। सो जिसने सवारी की उसको पता होगा कि कितना ही मतलब ये सुगम रास्ता है कहीं पे भी पहुंचने का। मतलब फट से बैठे पहुंच गए, क्या फ़र्क पड़ता है नीचे रेगिस्तान है, नीचे समुद्र है या नीचे पहाड़ है, हम तो भाई ऊपर उड़ के पहुंच रहे हैं, यही कहने का अर्थ है। इतना जो भी कहा गया है इसमें यही बताया गया है। Pawan Hans Helicopter Limited provides helicopter services to Oil and Natural Gas Corporation in its offshore operation to inaccessible areas and difficult terrains like the northeastern states and the interior parts of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सो इसको याद रखना है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में और अगम्य और जो दुर्लभ भूभाग हैं जैसे कि उत्तरी पूर्व राज्य तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। इसके बाद है उड़ान। उड़े देश का आम नागरिक इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम ग्लोबली डिजाइन टू जंप स्टार्ट द रीजनल एविएशन मार्केट। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS उड़ान was conceived by the Ministry of Aviation to promote regional connectivity by making fly affordable for the common citizen. The central idea of the scheme is to encourage airlines to operate flights on regional and remote routes through enabling policies and extending incentives. पूरे देश का आम नागरिक विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जिसे क्षेत्रीय विमानन बाजार में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मुख्य विचार सक्षम नीतियों और प्रोत्साहनों के माध्यम से जो एयरलाइंस है उसको क्षेत्रीय और दूरस्थ मार्गों पर उड़ानें संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कम्युनिकेशन की तरफ।
एवर सिंस ह्यूमन्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ दे हैव यूज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। एक दूसरे से बात करने के लिए उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया। ऐसा तो है नहीं कि इंसान बिना बात किए रहते होंगे, ठीक है। But the pace of change has been rapid in modern times. Long-distance communication is far easier without physical movement of the communicator or receiver. Personal communication and mass communication, including television, radio, press, films, etc., are the major means of communication in the country. The Indian Postal Network is the largest in the world. It handles parcels as well as personal written communications. Cards and envelopes are considered first-class mail and are airlifted between stations covering both land and air. The second-class mail includes book packets, registered newspapers, and periodicals. They are carried by surface mail covering land and water transport. To facilitate quick delivery of mails in large towns and cities, 6 mail channels have been introduced recently. They are called Rajdhani Channel, Metro Channel, Green Channel, Business Channel, Bulkman Channel, and Periodical Channel. आधुनिक समय में बदलाव की गति क्या है, बहुत ही तेज़ है। संदेश प्राप्त करता है या मतलब कि जिसको संदेश भेजना है या जिसको संदेश प्राप्त हो रहा है उसके फिजिकल मूवमेंट के बगैर ही सारी चीज़ें कम्युनिकेशन संभव है, संचार संभव है, आसान हो गया है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस और सिनेमा आदि देश में प्रमुख क्या है, संचार के साधन है। भारत का जो डाक संचार, जो पोस्टल सर्विसेज है, विश्व का सबसे बड़ा ये क्या बोलते हैं उसको, तंत्र, पोस्टल नेटवर्क, यस नेटवर्क है, नेटवर्क नहीं याद आ रहा था, सबसे बड़ा नेटवर्क है ये भारत का। यहाँ पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड और लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। सो आपने कभी स्पीड पोस्ट किया है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा इंडियन पोस्टल सर्विस को यूज़ करके। सो द्वितीय श्रेणी में डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल और जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार की शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं, जिसका कि नाम इस राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, अभी जो मैंने बताया ये है। सो ये है मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसको याद रखना है। डू यू नो दिया गया है, डू यू नो Digital India is an umbrella program to prepare India for a knowledge-based transformation. The focus of Digital India program is on being transformative to realize IT, Indian talent, information technology is equal to IT, India tomorrow, and is on making technology central to enabling change. So, Digital भारत एक ज्ञान आधारित क्या है, परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो क्या है, भारतीय जो प्रतिभा है यानी कि इंडियन टैलेंट प्लस उसको जोड़ना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। उससे क्या बनेगा, कल का भारत बनेगा, यानी कि इंडिया टुमारो में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। सो किस तरह से अच्छे समझाएगी आपको याद रखना है, IT + IT इज इक्वल टू IT, याद रखना है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया। अच्छा ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। Excluding urban places, more than 2/3 of the villages in India have already been covered with subscriber trunk dialing telephone facility. In order to strengthen the flow of information from the grassroots to the higher level, the government has made special provision to extend 24 hours STD facility to every village in the country. There is a uniform rate of STD facilities all over India. It has been made possible by integrating the development in space technology with communication technology. So यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है भारत में जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। जो नगरीय क्षेत्र हैं, जो अर्बन एरिया, जो उसके अतिरिक्त भारत के जो 2/3 से अधिक गांव STD दूरभाष सेवा से जुड़े हुए हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने के लिए भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे STD सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में STD की दरों को भी नियमित किया गया है और ये सब सूचना संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। Mass communication provides entertainment and creates awareness among people about various national programs and policies. It includes radio, television, newspapers, magazines, books, and films. All India Radio broadcasts a variety of programs in national, regional, and local languages for various categories of people spread over different parts of the country. Doordarshan, the national television channel of India, is one of the largest terrestrial networks in the world. It broadcasts a variety of programs from entertainment, education to sports, etc. for people of different age groups. India publishes a large number of newspapers and periodicals annually. They are of different types depending upon their periodicity. Newspapers are published in about 100 languages and dialects. So यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो जनसंचार भारत को मनोरंजन के साथ साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के विषय में भी जागरूकता
पहुंचाता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन हो गया, समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, किताबें हो गई और चलचित्र यानी कि जो सीरियल्स आते हैं वो भी सम्मिलित हैं। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार और संदेश माध्यम है तथा विश्व के बहुत बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। सो पहले के अगर आप लोग अपनी मम्मी पापा उससे भी पहले की बात करें ना, थोड़ा बहुत तो मतलब हाँ, वो लोग जब छोटे हो या वो लोग का जब यंग टाइम चल रहा हो तब क्या था, दूरदर्शन आता था चैनल बस, ठीक है। अब तो बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं। सो ये विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजन, ज्ञान वर्ग और खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। पहले दूरदर्शन ही देखते थे सब कोई, डीडी अच्छा। सो भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। Did you know that the largest number of newspapers published in the country are in Hindi, followed by English and Urdu? India is the largest producer of feature films in the world. It produces short films, video feature films, and video short films. The Central Board of Film Certification is the authority to certify both Indian and foreign films. So, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं और इसके बाद आता है अंग्रेजी और उर्दू के समाचार पत्र। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का भी उत्पादक है। सबसे ज़्यादा फिल्म्स यहाँ पे बनाई जाती है। कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म और छोटी वीडियो फिल्में बनाते हैं। भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास है। इंटरनेशनल ट्रेड, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल्स, स्टेट एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड। सो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। द मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस। सो बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे ट्रेड होते हैं। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। सो दो देशों के मध्य अगर व्यापार हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इट मे टेक्स प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट्स। मेरा बहुत स्लिप ऑफ टंग होता है जल्दी जल्दी पढ़ने की वजह से, तो इसके लिए सॉरी। समझ रहे होंगे आप लोग, हो जाता है कभी कभी। ये समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। While local trade is carried in cities, towns and villages, state-level trade is carried between two or more states. Advancement of international trade of a country is an index to its economic prosperity. Is therefore considered the economic barometer for a country. So, यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांवों में होता है, राज्य स्तरीय व्यापार 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसीलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। समझ गए? As the resources are space bound, no country can survive without international trade. Export and import are the components of trade. The balance of trade of a country is difference between its export and import. So balance of trade क्या है? ये क्वेश्चन आया था मुझे एक बार का याद है। So balance of trade याद रखना है। Balance of trade of a country is the difference between its export and import. When the value of export exceeds the value of import, it is called a favorable balance of trade. On the contrary, if the value of imports exceeds the value of exports, it is termed as अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये क्वेश्चन आता है, एकदम रट लेना है, अंडरलाइन कर लीजिए, इसको याद रखना है। सो सभी देश क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड पर डिपेंडेंट है, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, मतलब सारे रिसोर्सेज सब जगह अवेलेबल नहीं है, तो बिना ट्रेड के रिसोर्सेज पहुंचाए नहीं जा सकता। रिसोर्सेज ज़रूरी है भाई डेवलपमेंट के लिए किसी भी देश के। सो इसीलिए सारे जो देश हैं वो क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड पर डिपेंडेंट है और इसका वितरण असमान है। आयात और निर्यात व्यापार के क्या है? फैक्टर से घटक है। आयात और निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, ठीक है, फेवरेबल कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है, यानी कि अनफेवरेबल कहते हैं, ठीक है। India has trade relations with all the major trading blocks and all geographical regions of the world. The commodities exported from India to other countries include gems and jewelries, chemicals and related products, agriculture and allied products, etc. So, इतना तेज में पढ़ के सांस एकदम फूल गया। भारत में जो आयातित वस्तुएं हैं उसमें कच्चा पेट्रोलियम, ये सब याद रखने की चीज़ें। कोई 3-4 चीज़ों के नाम पूछ देता है एग्जाम में कि मतलब बताइए। इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट होने वाले आइटम्स के नाम बताइए, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, और इंपोर्ट होने वाले आइटम्स के भी नाम नीचे दिए गए हैं आप, ठीक है। टूरिज्म एज ए ट्रेड, टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 decades. सो टूरिज्म यानी कि पर्यटन एक व्यापार के रूप में उभर रहा है। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। मतलब कि
150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से क्या है, संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है और स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक जो उद्यम है उसको क्या कहता है, प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति और विरासत की समझ विकसित करने में भी सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचिक पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन, इसके अलावा चिकित्सा पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। Eco tourism, cultural, medical tourism, business tourism. There is a vast potential for development of tourism in all parts of the country. Efforts are being made to promote different types of tourism for this upcoming industry. तो देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें हम लोग बहुत और काम कर सकते हैं और इसके लिए किया भी जा रहा है काम। और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।